हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2022-23, है ना। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम हिंदी विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इम्पोर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैंने और भी वीडियो अपलोड की हुई है, कम से कम 30-35 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्ट विद्यालय की, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने सारे सब्जेक्ट कवर करवा रखे हैं। सारे सब्जेक्ट मैंने पर्यावरण, अंग्रेजी, हिंदी करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पूरी तैयारी मैं इस चैनल पर करवाता हूँ, ठीक है। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बेस्ट फ्रेंड को इसको एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि वो उसकी भी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो भी कोई भी डाउट हो और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा, ओके। तो देखो, हम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलना प्लीज़, ठीक है। चलो, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो नए नए अच्छे लाता रहूँ, ठीक है। आपको पता होगा आपकी एग्ज़ाम कब है, 13 मार्च को आपकी एग्ज़ाम है ना। तो मैं आपको कम से कम 10 मार्च तक अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आईएमपी मोस्ट आईएमपी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। देखो यहाँ पर मूल नाम दिया है जो कवि हैं उनके, और इधर उनके उपनाम, मतलब उनको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे पूछे जाएंगे, प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि क्या प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। तो आप क्या बता दोगे, मैथिली शरण गुप्त। आप क्या बता दोगे, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। फिर नीचे आपसे ऐसा पूछ सकते हैं, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप क्या बता दोगे, माखनलाल चतुर्वेदी। क्या कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी रचनाएं हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी इनकी रचना है, जो आपको याद रखना है माखनलाल चतुर्वेदी की, ठीक है। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं दो, है ना। प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये भी पूछ सकते हैं वो। तो इस तरह से ये सारे दिए हुए हैं। मैं आपको आईएमपी बता देता हूँ जल्दी से फटाफट, ठीक है। तो ये सारे कर लेना आप, जो अभी यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये, है ना। ये आप सारे कर लीजिएगा। ये चारों करने मोस्ट टाइम पे है, ये चारों कर लेना। नीचे ये सुमित्रा नंदन पंत, वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास, ये सारे कर लेना आप, ठीक है। कैसे करना है, इनको लिख लेना ऐसे कैसे ही। लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, मानस हंस। तो मानस हंस का, मानस का हंस किसे कहा जाता है, आपसे यूँ पूछ लेंगे, मानस का हंस किसे कहा जाता है, तो तुलसीदास जी को कहा जाता है, ऐसे, है ना। कवि शिरोमणि किस कवि को कहा जाता है, तो कवि शिरोमणि तुलसीदास जी को कहा जाता है, ठीक है। ऐसे आदि कवि वाल्मीकि, तो आदि कवि, सॉरी, आदि कवि किसे कहा जाता है, वाल्मीकि को कहा जाता है, ऐसे। नीचे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वात्सल्य रस सम्राट किसे कहा जाता है ना। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, अष्टछाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है, तो आप बता दोगे सूरदास जी को। तो इस तरह से आपको इनको नोट डाउन करना है आपकी कॉपी में, ताकि आपको 9th 10th 11th 12th सभी क्लास में आपके लिए ये यूज़फुल रहे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इसी क्लास में होगा, ऐसा नहीं है। आपको ये 9th 10th 11th 12th जहाँ तक आप पढ़ोगे ना, वहाँ तक आपको ये काम आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपकी हाफ ईयरली होगी 9th में, एनुअल एग्ज़ाम होती है, वार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक होती है, जो ये एग्ज़ाम होती है, इन एग्ज़ामों में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आईएमपी ही बता रहा हूँ, ठीक है, फालतू चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ओके। देखो, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे वो, नीचे जो दिया है, सूफ़ी कवि किसे कहा जाता है। क्या सूफ़ी कवि, प्रथम सूफ़ी कवि किसे कहा जाता है, तो असाइद,
असाइद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? असाइद को कहा जाता है ना। देखो ये सच्चिदानंद हीरानंद जो कवि, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय, ठीक है, इनका पूरा नाम है ये, ठीक। कुट्टी चातना किस कवि को कहते हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय को कहा जाता है, ठीक है। देखो ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपसे ये पूछ सकते हैं कि शिव शंभू किस कवि को कहा जाता है? तो शिव शंभू कहा जाता है बाल मुकुंद गुप्त को शिव शंभू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव शंभू। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो रसखान किसे कहा जाता है? तो सैयद इब्राहिम को क्या कहा जाता है? रसखान कहा जाता है, ठीक है। रसखान का नाम क्या है? सैयद इब्राहिम, ठीक है। रसखान जो कवि उनका नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। मतीराम पुराने पंथ के पथिक कौन है? पुराने पंथ के पथिक किस कवि को कहा जाता है? तो मतीराम को। किसको कहा जाता है? मतीराम को, ठीक है। हिंदी का प्रथम कवि कौन था? हिंदी का प्रथम कवि कौन था? तो आप बोल दोगे सरहप्पा। क्या बोल दोगे? सरहप्पा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पिछली वीडियो में, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम कहानी क्या कौन सी है? इंदुमती। कौन सी है? इंदुमती। कौन सी है? इंदुमती है, ठीक है। इसके वो कौन है? इसके रचना का इसके लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। ध्यान से सुनना, किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी ये क्या कौन है? ये कवि हैं, सॉरी ये रचना लेखक हैं इंदुमती जो कहानी उसकी, ठीक है। इंदुमती जो कहानी प्रथम कहानी है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी? इंदुमती है, जिसके रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। नेक्स्ट पूछा था यहाँ पर, ये था कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे ये पूछ सकते हैं वो, देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी। अ, अ, हरिवंश राय बच्चन किस एक्टर के पिता थे? एक्टर हीरो होते हैं ना, हीरो जो फिल्मों में हीरो, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो हरिवंश राय बच्चन किसके पिता थे? किस एक्टर के या किस हीरो के पिता थे? ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नहीं पता हो तो कुछ भी लिख दीजिएगा, है ना, कि नहीं पता है ऐसा लिख देना, है ना, तो मैं आंसर बता दूंगा। मतलब मुझे पता तो चलना चाहिए कि आपको नहीं पता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर तो ज़रूर दीजिएगा, है ना। तो हरिवंश राय बच्चन को क्या कहा जाता है? आह्लावादी। क्या कहा जाता है? आह्लावादी कवि, है ना। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो आप इनको ऐसे के ऐसे ही नोट डाउन कर लेना, और मैं किस तरह से क्वेश्चन बना रहा हूँ ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन है, देखो कवि रत्न किसे कहा जाता है? सत्यनारायण को। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को, ठीक है। जन कवि किसे कहा जाता है? वेद्यनाथ मिश्र को कहा जाता है। ये कर लेना, ये कर लेना, ठीक है। सुकवि किंकर किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। नियम नियम नारायण शर्मा किसे कहते हैं? महावीर प्रसाद कल्लू अलहित किसे कहते हैं? तो कल्लू अलहित महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही कहते हैं, ठीक है। भुजंग भूषण भट्टाचार्य भी इनको ही कहते हैं, ठीक है। नेपाली किस कवि को कहा जाता है? तो गोपाल शरण सिंह को, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे प्लीज़ देना, ओके। नहीं पता हो तो ये लिख देना नहीं पता है, या वो जो क्वेश्चन है वो लिख देना, नहीं पता ये मत लिखना, वो लिखना क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखना कि गांधी जी के
राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उसका आंसर मैं दे दूंगा, नहीं तो आप ऐसे लिख दोगे नहीं पता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको कौन सा आंसर चाहिए? ठीक है, चलो आगे देख लो। आईएमपी ही बता देता हूँ मैं आपको, ये कर लेना। धूम्रधर्मी कविताओं का कवि कौन है? ये घनानंद का कर लेना। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? प्रेम का पीर का कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? घनानंद को। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है ये वाला, ये बिल्कुल अच्छे से रट जाना इसको तो पूरा। ठीक है, इसमें से 100% एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। कलम का मजदूर किसे कहा जाता है? किस कवि को? धनपत राय को। किसको कहा जाता है? धनपत राय को। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद कौन है? यही है। का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, भारतेंदु के विद्या गुरु किसे कहा जाता है? तो राजा राजा शिव प्रसाद को कहा जाता है। सितारे हिंद किसे कहा जाता है? सितारे हिंद किस कवि को कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है। अच्छे से कर जाना प्लीज़। ठीक है, इनको जैसा लिखा है ना वैसे वैसे ही नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो ठीक, यहीं तक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलो और भी हैं अभी तो, है ना। जड़िया कवि किसे कहते हैं? नंददास को। किसको कहते हैं? नंददास को। रामचंद्र शुक्ल, ये कर लेना। मुनि मार्ग के हिमायती कवि किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी के पाणिनि किस कवि को कहा जाता है? किशोरी दास वाजपेयी को। ये तो रहने दो, चलो नीचे देखो। देखो ये ऐसे ही नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल पूछे जाएंगे ये कर लेना पूरा, है ना। मिश्र बंधु गणेश बिहारी मिश्र को भी कहते हैं, श्याम बिहारी मिश्र को भी कहते हैं, शुक्र देव बिहारी को भी कहते हैं। ये कर लेना। आवारा मसीहा किस कवि को कहा जाता है? तो शरत चंद्र को कहा जाता है ना। बस यही कर लेना। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, ये तो ठीक है रहने दो। दुष्यंत कुमार, ये ज़रूर कर लेना दुष्यंत कुमार का भी। हिंदी गज़लों के राजकुमार किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार है। हिंदी गज़लों के राजकुमार किसे कहा जाता है? दुष्यंत कुमार को। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लेना है, सारे अपनी कॉपी में लिख लेना है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, भले एक लाइक मत करना पर इन सारों को लिख लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे हैं यार, आप मिस कर जाओगे तो अच्छा नहीं रहेगा। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ क्या बता रहा हूँ, देखना। मैं आपको भारत रत्न के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में? भारत रत्न के बारे में, जो सम्मान है जो दिया जाता है ना। जो श्रेष्ठ, जैसे लता मंगेशकर को दिया गया है, उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, कम से कम 30-40 हज़ार गाने गाए हैं उन्होंने। तो उनको, लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत में, भारत का पहला भारतीय पुरुष कौन है जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारतीय पुरुष, प्रथम पुरुष तो रविंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय महिला तो मदर टेरेसा। भारतीय महिला जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तो मदर टेरेसा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, यदि मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है ना तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद ये दोनों ही हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर और मदर टेरेसा, जिनको भारतीय हैं और इनको प्रथम पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत को, है ना, भारतीयों को। ठीक है, इंडियंस को। ठीक, तो भारत रत्न कैसा दिखाई देता है? हमको तो ये पता है भारत रत्न दिया है, पर कैसा होता है वो? इस तरह का होता है, चांदी का एक पीपल का पत्ता होता है जिसपे ये ऐसे कुछ मंडे होते हैं, बने हुए होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? बने हुए होते हैं इस तरह के। ठीक है, तो इस तरह का ये दिया जाता है, और क्या, बस यही है भारत रत्न, और क्या। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्या है? भारत रत्न देखो 4 व्यक्तियों को दिए जाते हैं, मतलब 4 पुरस्कार होते हैं। किस किस प्रकार के? देखना, भारत रत्न में 4 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं देखो। पहला क्या है? पहला ये है, पहला भारत रत्न जो प्रथम सर्वोच्च पुरस्कार है। पद्म भूषण ये द्वितीय पुरस्कार है। पद्म भूषण ये तृतीय पुरस्कार है। पद्मश्री ये चौथा पुरस्कार है। जैसे हम देखते हैं ना स्कूल्स में स्पोर्ट्स होते हैं, खेल होते हैं हमारे स्कूलों में, और फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, तो वैसे ही व्यक्तियों को दिए जाते हैं भारत रत्न जो फर्स्ट आते हैं उस एरिया में।
है ना। जैसे म्यूज़िक में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर को, तो वो सबसे दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे पहले आती हैं म्यूज़िक में। भारत में सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है म्यूज़िक में, तो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से फिर दूसरे नंबर पे, पद्म विभूषण तीसरे नंबर पे और पद्मश्री चौथे नंबर पर। ठीक है, तो मुझे आपको केवल ये जानकारी देनी थी कि भारत रत्न होता क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये देना था मुझे। ठीक है, और 2 क्वेश्चन मैंने आपको भी बताए कि भारत भारत मतलब पहला भारतीय कौन है, भारतीय पुरुष कौन है जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय महिला कौन है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था प्रथम, है ना, तो मदर टेरेसा। ठीक है, तो भारत रत्न कैसा दिखाई देता है आज देख लो, है ना। देखा होगा पहले भी कभी आपने, पता नहीं देखा या नहीं देखा, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, आपने कभी भारत रत्न देखा या नहीं देखा, और फिर पहले सुना है कि नाम नाम सुना या नहीं सुना, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मैं ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। तो कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। महाप्रतापी राजा भोज का नाम किसने नहीं सुना, वह कौन से मनुष्य जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। क ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, वह कौन सा मनुष्य जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो, ये पूरा आएगा। ठीक है, कहने का मतलब जिसमें कोमा आए, आप ये भी ध्यान रख सकते हो, जिसमें कोमा आ रहा है, जिसमें की आता है, ये जो छोटा की है ये आता है ना, और जो पूरी बात 2 सेंटेंस में ख़त्म होती है। महाप्रतापी राजा भोज का नाम किसने किसने नहीं सुना, ये एक ही बात है, लेकिन वह कौन सा मनुष्य है, मतलब मिश्रित वाक्य मतलब 2 सेंटेंस उसमें रहेंगे, है ना, 2 सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। जैसे वह कौन सा मनुष्य, अब कौन सा मनुष्य मतलब, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, मतलब एक दूसरे पे ही डिपेंड रहेंगे ये सेंटेंस, है ना, एक दूसरे पे ही डिपेंड रहेंगे। ठीक है, डिपेंड का मतलब जैसे ये सेंटेंस मैं बोल दूँ, जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो, तो अब फिर किसने भाई, जिसने किसने, तो ये सेंटेंस भी बोलना ज़रूरी है ये वाला, है ना। वैसे ही ये सेंटेंस यदि हम बोल दें और इसको ना बोलेंगे इसको, तो वो तो भी हमारा काम नहीं बनेगा, है ना। तो इसी प्रकार के ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, निर्भर है ना। तो इसी प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मिश्रित वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण केवल 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण केवल 2 प्रकार के होते हैं जो हमें संख्या बताते हैं। जैसे चौराहा, क्या चौराहा, तो ये भी क्या है, एक विशेषण है। एक क्या है, ये एक विशेषण। ठीक है, चौराहा, है ना। नेक्स्ट देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, इस उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड 100%। ठीक है, 100% पूछे जाएंगे। क्या है क्वेश्चन, खुशबू शब्द में इनमें से कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, पहले ये देखो, उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो इनमें से उपसर्ग कौन सा है, तो इनमें उपसर्ग है खुश। क्या हो जाएगा, खुश, क्योंकि बू, बू मतलब कोई सी खुशबू, कोई सी भी सुगंध, बू, बू जैसे हम बोलते हैं ना, बू आ रही है, तो बू खुश मतलब जो खुश करने वाली बू आ रही है, तो खुशबू, है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। बू मतलब क्या होता है, कोई भी सुगंध या कोई भी दुर्गंध हो सकती है, गंध, हम हिंदी में बोले तो गंध, बू मतलब गंध, है ना, गंध जो आ रही है। तो खुशबू मतलब जो खुश करने वाली गंध, खुश करने वाली बू, तो वो हो जाती है खुशबू, है ना। चलो, तो ये खुश जो है ये उपसर्ग है, और बू एक पूरा उपशब्द है जिसका मतलब होता है गंध। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्या है, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से मिलकर बनता है। प्रत्यय शब्द कितने शब्द से मिलकर बनता है। तो प्रत्यय जो शब्द है वो कितने शब्द से मिलकर बना है, एक, प्र, फिर आधा त, फिर य, फिर य।
तो 1 2 3 4, 4 शब्दों से मिलकर बना है ना। सीधा सा सिंपल आंसर है। कितने शब्दों से? 4 शब्दों से। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही वेरी 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 वेरी, जितनी कम पढ़े उतनी कम, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है ना। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। अब मैं पूछूं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो आप बताओगे 3। कौन कौन से? तो मैं आपको बता देता हूँ। सरल वाक्य, सरल वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। और एक और होता है मिश्रित वाक्य। ये रचना के आधार पर, ये रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ये बिल्कुल घोट के पी जाना इनको, क्योंकि ये पूछे जाएंगे, बिल्कुल अच्छे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे हैं। 9th 10th में 12th तक आपको काम आएंगे ये नॉलेज पूरा। ठीक है। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इनका उदाहरण बता देता हूँ मैं। माता पिता, माता पिता, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। जिसमें योजक चिन्ह आता है, या योजक चिन्ह, उसमें द्वंद्व समास होता है। ये याद रख लेना। ठीक है। योजक चिन्ह मतलब ये जैसे डंडी। ठीक है। माता पिता, जैसे भाई बहन, मैंने बोला भाई बहन, तो इसमें भी योजक चिन्ह आता है ना। जैसे ये आ रहा है भाई, भाई और ये बहन, तो इसमें योजक चिन्ह आ रहा है। तो ये इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ये पूछा गया है एग्जाम में 2019 में, 20 में, 21 में, सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द्वंद्व समास है ना, ऐसा एग्जाम्पल देकर पूछा गया। जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना ऐसे, ये अभी नहीं पूछा गया, पर आप याद कर लेना इसको। ठीक है। कितना शानदार क्वेश्चन पूछा। इनमें से मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। जो मूल स्वर है, मूल स्वर है, उनको आप चिन्हित कीजिए, है ना। तो क्या आएगा इसमें? मूल जो स्वर है वो है अ ई उ। अ ई उ, ये राइट आंसर है। अ ई उ, ये क्या है? मूल स्वर है। ये क्या है? मूल स्वर है। मतलब ये तो आते ही हैं, है ना। हर किसी में ये आते ही हैं। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा। संज्ञा इनमें से किस प्रकार का शब्द है? निवारण, विकारी, अस्वीकार्य, निरपेक्ष। विकारी शब्द है। कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है। देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार का एग्जाम में आया है। 2021 में भी आया है, 2020 में भी आया है। ठीक है, आया है, पक्का है। ठीक है, आप देख सकते हो भले। माँ ने बच्चों को बुलाया, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पर एक कर्म को, कर्म कारक का, क्योंकि इसमें को आ रहा है। जिस वाक्य में को आता है ना, उसमें क्या लगता है? कर्म लगता है। कौन सा लगता है? कर्म। और जिसमें, है ना, और अपादान से, शायद से, जिसमें से आता है, जैसे इसमें आया ना, इसमें क्या आया है? इसमें आया माँ ने बच्चे को, यहाँ पे आया को। तो जहाँ पर को आता है, जैसे मैंने अपने भाई को, तो को आया तो वहाँ पे कर्म कारक रहता है। कौन सा कारक रहता है? ये पूछा गया था, ये पूछा जाता है वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे। ठीक है, ये आपसे ऐसे पूछ लेंगे। कैसे? पिता को, पिता को यह नहीं कहना चाहिए, तो पिता को आ रहा है, मतलब इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक है। ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए किसी शब्द का प्रयोग कीजिए। तो जिसका निवारण नहीं किया जा सके वो अनिवारण, क्या हो जाएगा? अनिवारण। ठीक है, जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनिवारण। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना आप कि ईश्वर, एक शब्द में उत्तर में देना है। ठीक है, आप बताना ये बताना, जो भगवान पर विश्वास करते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके लिए एक शब्द बताओ। जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं उसके लिए एक शब्द बताओ। उस इंसान को हम क्या कहते हैं? है ना, जिसे भगवान की जो पूजा करते हैं उसे पुजारी कहते हैं। तो ऐसे ही भगवान पर जो विश्वास करते हैं उसे क्या कहते हैं?
वो जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं। 2 क्वेश्चन बने हैं, 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देना। नहीं पता हो तो एक क्वेश्चन लिख देना, मैं आंसर दे दूँगा। ओके, ठीक है। चलो, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे ये भी क्वेश्चन जो मैंने अभी बोले आपको, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या ये नहीं, जो ऐसे शब्द आते हैं ना नहीं है, तो ये आप ध्यान रखना एग्जाम में कि हाँ पूछा है, हाँ पूछा है कि नहीं पूछा है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है। छोटे का, लघु, अहम, तुच्छ या कनिष्ठ, कौन सा नहीं है। तो देखो, लघु भी होता है, तुच्छ छोटा, कनिष्ठ भी होता है, तो अहम नहीं होता है। जो अहम है वो छोटे का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि ये सारे जो हैं, ये तुच्छ है ना, कनिष्ठ, लघु, ये सारे क्या हैं, छोटे, छोटा के पर्यायवाची शब्द हैं, अहम नहीं है, ठीक है। ऐसे पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो, इनमें से कौन सा मूल शब्द पर्यायवाची नहीं है, फिर पूछा नहीं है। तो घमंड का पर्यायवाची कौन सा नहीं, दर्प, ऐंठ या गर्व। तो एहसास जो है वो क्या नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि जबकि ये सारे जो हैं ये क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, किसके, घमंड के। नेक्स्ट फिर पूछा गया है पर्यायवाची शब्द नहीं है ना, फिर पूछा गया है, तो आंसर क्या आएगा। तो कौन सा पर्यायवाची नहीं, टेढ़े का। तो कुटिल, वक्र, घूमा या बंक, तो कौन सा नहीं है, ठीक है। कुटिल या फिर वक्र, देखो वक्र भी होता है, कुटिल भी होता है, और घूमा, है ना। तो घूमा अलग है, ठीक है, घूमा एक शब्द अलग है, जो घूमते हैं वो घूमा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। घूमा, ये शब्द टेढ़े का पर्यायवाची नहीं है, जबकि कुटिल, वक्र और बंक, बंक टेढ़े के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द का, फिर पूछा, पर्यायवाची नहीं है। झूठ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वचन, मिथ्या, मृषा या असत्य। तो जो वचन है वो नहीं है, जो वचन है ना वो पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि मिथ्या, मृषा और असत्य ये सारे झूठ के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं, झूठ के। कौन से, ये सारे झूठ के पर्यायवाची। और कौन सा नहीं है, वचन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। समानार्थी का मतलब एक जैसे जो आंसर देते हैं, नहीं है। तो गुण, तो धर्म, रस्सी और प्रभाव, है ना। तो ये सारे क्या हैं, गुण हैं, ये गुण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मतलब ये गुण के समानार्थी हैं। जैसे धर्म, तो एक तरह से ये भी एक गुण है, कि आपका कौन सा गुण है भैया, धर्म। रस्सी, है ना। जबकि जो विश्लेषण है ये अलग ही है, ठीक है, ये समानार्थी शब्द नहीं है ना, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सर्वोत्तम विलोम पहचानिए, मतलब सबसे अच्छा विलोम कौन सा रहेगा सरल का। तो सरल का क्या रहेगा, कठिन, कठिन नहीं, जटिल आएगा। क्या आएगा, जटिल आएगा, ठीक है। सरल का आएगा जटिल, ठीक है, कठिन नहीं आएगा, याद रखना। बिल्कुल सर्वोत्तम बताना है, सबसे अच्छा, तो जटिल ही रहेगा, सर्वोत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए, मतलब अच्छा, सबसे अच्छा विलोम बताओ। वैभव, विलोम बताना है, क्या बताना, उल्टा। संपत्ति, यश या कौशल, तो वैभव क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा दरिद्र का। क्या हो जाएगा, दारिद्र्य का विलोम हो जाएगा वैभव। वैभव मतलब अ, इज्जत से, सम्मान से रहने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं वैभव। संपत्ति, इज्जत, सम्मान, सब कुछ, है ना। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्न का सर्वोत्तम विलोम दीजिए, सबसे अच्छा, महान। महान व्यक्ति का विलोम क्या हुआ, शूद्र। शूद्र मतलब जो बेइज्जत है, जो जिसकी इज्जत ना हो, है ना, जो बिल्कुल गिरा हुआ इंसान हो, महान
का पर्यायवाची होगा क्षुद्र। क्षुद्र का मतलब जो गिरा हुआ इंसान हो, जो बेकार हो, है ना, वो शूद्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सर्वोत्तम विलोम बताना है। सबसे अच्छा विलोम शब्द अधिक का, तो कम अच्छा रहेगा, अधिक का कम, जबकि ये भी है, सही है ये भी, पर सबसे अच्छा कम होगा। विलोम शब्द कौन सा होगा, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, ये क्या है, सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। उषा, उषा का विलोम क्या होगा, संध्या। विलोम बताना है, तो बताओ उषा मतलब क्या होगा, उषा मतलब सुबह, है ना, या सुबह, हाँ, तो क्या हो जाएगा, संध्या मतलब शाम। ठीक है। आप मुझे बताना निशा जो है किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, निशा किसका समानार्थी शब्द है या फिर किसका पर्यायवाची शब्द है। समानार्थी और पर्यायवाची एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। तो आप मुझे बताना निशा किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है ना। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं पता हो तो निशा लिख देना, मैं उसका पर्यायवाची शब्द बता दूंगा। ठीक है। तो बिल्कुल पर्यायवाची शब्द अच्छे से करना, शब्द विलोम शब्द अच्छे से करना, उपसर्ग प्रत्यय अच्छे से कर लेना, एक शब्द वाक्य में उत्तर जो है वो अच्छे से कर लेना कहीं से भी। ये वीडियो भी अच्छी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें भी ये कर लेना, है ना। और भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा अभी, और आपको कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप एक कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, है ना। चलो थैंक यू, और इसको अपने बेस्ट फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लाइक करना प्लीज़ मत भूलना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी, है ना। ठीक है, ओके।